Hello students, my name is Sagar Pandya and today we are going to start with a very interesting chapter of our syllabus, that is chapter number 1 of political science, working of the constitution. Now when we learn about this beautiful chapter, there are many questions that come into our brains, that is constitution hota kya hai? What is constitution? So जैसे हम लोग एक फुटबॉल का गेम खेलते हैं तो फुटबॉल के गेम में कैसा होता है, देयर आर 4 एस्पेक्ट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक जो प्लेयर्स होते हैं वो, सेकंड जो रेफरी होते हैं वो, थर्ड जो स्पेक्टेटर्स होते हैं वो, एंड फोर्थ वन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने होते हैं. अभी वो स्पेक्टेटर्स जो मैच देखने आए हैं वो खुद आके गेम खेलना चालू कर सकते हैं क्या? नहीं. रेफरी अपने हिसाब से बोल सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फुटबॉल खेलने गया हूं, आप लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं एंड वो टाइम पे अचानक से मुझे रेफरी आके बोल रहा है, ए मुझे तेरा शक्ल पसंद नहीं, येलो कार्ड. बोला अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो नहीं ये ले अभी आर्ग्यू कर रहे हैं, रेड कार्ड. तो आई कैन आस्क द रेफरी, मैं पूछ सकता हूं कि यार ऐसा क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्पेक्टेटर्स को, रेफरीज को एंड प्लेयर्स को सबको फॉलो करने चाहिए. एंड वो किधर लिखा है? जैसे फुटबॉल का रूल्स लिखा है इन द फीफा, वैसे ही इन आवर कंट्री ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं ये किसको फॉलो करने हैं? तो पीपल, गवर्नमेंट, ये दोनों को सबसे पहले फॉलो करने हैं. नाउ पीपल के लिए ये जो राइट्स दिए हैं वो किधर लिखा है? दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. तो दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड गवर्नमेंट्स को भी वो राइट्स दिया है एंड पावर दिया है, बट वो पावर का रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस, के पावर का मिसयूज ना करे. जैसे रेफरी ने मिसयूज किया और बोला सागर तू जा, ऐसा नहीं हो सकता. सो वो उसका पावर का रिस्ट्रिक्शंस, जो गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो भी कहां लिखा है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हेन वी स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. So till now we have studied about the local self-governing bodies, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद. हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफी क्या है, कौन से बेसिस पे बना है, तो उसका स्ट्रक्चर्स क्या है. हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. नाउ लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? द वन हु मेक्स द लॉ, जो लॉ बनाता है. बेस्ट एग्जांपल पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. दूसरे होता है एग्जीक्यूटिव, दैट इज द वन हु एग्जीक्यूट्स और इम्प्लीमेंट्स द लॉ. जो लॉ लोकसभा में बनाया वो लॉ को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड वो काम है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का. एंड जुडिशरी इज द थर्ड एस्पेक्ट, द वन हु प्रोटेक्ट्स द लॉ. प्रोटेक्ट करने वाला कौन रहेगा? दैट इज द जुडिशरी. बेस्ट एग्जांपल कोर्ट. एंड ये कोर्ट में तीनों हो सकता है, दैट इज जो लोकल लेवल कोर्ट होता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. उसके ऊपर स्टेट लेवल कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट. एंड सबसे टॉप पे जो होता है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट. तो ये हो गया गवर्निंग स्ट्रक्चर, ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसके अलावा होते हैं इंडियाज प्लेस इन द इंटरनेशनल रिलेशन. अभी इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का प्लेस कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वी अंडरस्टैंड दिस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कभी किया था बेटा? इट वॉज ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था. जब ये एनफोर्स किया था उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स था. ऑब्जेक्टिव्स क्या था? कि इंडिया को हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे. नाउ सेक्युलर मतलब एवरी रिलीजन इज इक्वल. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जैसे डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी ये वर्ड आता है, डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करने वाले एक नोबल लीडर थे, एक अमेरिकन लीडर थे, एक दाढ़ी वाले महाशय थे जिनका नाम था एब्राहम लिंकन. And he defines democracy as democracy is government of the people, for the people, by the people. तो people का इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा कि कम? ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा. To ensure this, the citizens get justice and their freedom is protected. तो ये समझने के लिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें क्या दिया है, तो हमें राइट्स दिया है एंड हमारा फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन.
दिस चैप्टर विल बेसिकली फोकस ऑन डेमोक्रेसी, दैट विल बी द फर्स्ट एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, एंड तीसरा है जुडिशियल सिस्टम. ये सब के बारे में जब भी हम पढ़ रहे हैं, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज डेमोक्रेसी. Continuing with the next part, learning about the first and the most important aspect, that is democracy. What is democracy? तो हमने अभी देखा. डेमोक्रेसी में there are 4 aspects जो हम पढ़ने वाले. सबसे पहला political maturity, second one right to vote, third one decentralization of democracy, and fourth one right to information. ये चारों में जब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो तेरा डेमोक्रेसी पूरा कवर हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, पॉलिटिकल मैच्योरिटी. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डेमोक्रेसी जैसे हमने देखा, इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर. मतलब क्या? मतलब हम में से ही कोई एक रहेगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो हम में से ही कोई एक रहेगा. मतलब क्या? जैसे लोकसभा में कंट्री लेवल पे देखे तो इलेक्शन होता है, दैट इज रिलेटेड टू लोकसभा, दैट इज रिलेटेड टू एमपीज. लोकसभा इलेक्शन जिसमें हम लोग प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. तो हम में से ही कोई एक है जो हमें रिप्रेजेंट करेगा इन लोकसभा, दैट इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग एमपीज बोलते हैं. दूसरे होते हैं विधानसभा. विधानसभा मतलब उसको इंग्लिश में बोले तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको बोला जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अरे अपने एरिया के एमएलएज, तो वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब हमें जो प्रॉब्लम रहेगा वो हम जाके उनको बताएंगे, वो जाके बताएंगे किसको? गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट जो सोल्यूशन देगा वो किसको बताएगा? वो एमएलए को या एमपी को, और वो हमें बताएगा. हम डायरेक्टली जाके मोदी जी से बात कर सकते हैं क्या? मोदी जी ये प्रॉब्लम आ रहा है. या कोई भी प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं क्या? ये प्रॉब्लम आ रहा है. ही विल बी सेइंग दैट ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक पर्सन रखा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर. This representative structures integrates the principles of democracy. Along with that, for this we want direct representation of the people. So people का importance, जैसे democracy बोलते हैं, it is government of the people, for the people, by the people. तो people का importance ज्यादा रहेगा कि कम? Obviously ज्यादा रहेगा. And that is why people कैसे participate करते हैं? Through voting. Next, direct participation किधर है? That is in parliament, इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट. सिंपल वर्ड्स में, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा, एंड लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, दैट इज इन रूरल एरिया. बट अर्बन एरिया में देखें तो म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. For this, they participate in elections. These elections are free and fair, and it is done at regular intervals. So elections are conducted after how many years? Yes, correct. It is conducted after every 5 years. So जो प्राइम मिनिस्टर का या लोकसभा का इलेक्शन होता है, दैट इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years. बट प्रेसिडेंट का भी 5 years होता है, विधानसभा का भी 5 years होता है, बट राज्यसभा का 6 years होता है. रिमेंबर. Why this is why it is important to understand the democracy. Now the question comes as, why is Indian democracy successful? Because India में participation of people is very much, and that is why we see that people are participating through voting. बट वोट किसको करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को. एंड देर आर सो मेनी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. मतलब इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनको अभी मैं गिना भी नहीं सकता, उतने सारे हैं. सो मुझे एक चीज बताओ, विल देयर बी अ कंपटीशन अमंग्स देमसेल्व्स? ऑब्वियसली उनके अंदर तो कंपटीशन होगा ही, बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकल कंपटीशन. जब भी पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, इट इज फॉर बाय द पीपल. सो पीपल विल बी वोटिंग, दैट इज द सेकेंड पॉइंट, राइट टू वोट. जब भी राइट टू वोट बोलते हैं, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी हैविंग अ डेमोक्रेसी विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल मतलब एवरीबॉडी, अडल्ट मतलब अबव 18 years of age, एंड फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट. सो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में देखे तो सेवरल प्रोविजंस वर मेड विच रिस्ट्रिक्टेड राइट टू वोट, बट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड वो सब चेंज हो गया. जितने भी प्रोविजंस थे वो सब, जितने भी फैसिलिटीज थे वो सब कैंसिल कर दिया, रिस्ट्रिक्शंस कैंसिल कर दिया, एंड एवरीबॉडी हु वाज अबव 18 years of age, they had a right to vote, whether it be men, whether it be women. वोटिंग एज बिफोर 21 years था, अभी 18 years हो गया है. Increasing the participation of people became very necessary. Later on, making India a largest democracy was the main purpose.
So changing the voting age from 21 to 18, ऐसा क्यों किया? Because first and the most important reason was quantitative. Because there were large number of voters who were compared to any other nation. तो quantity ज़्यादा था. And दूसरा था quality. Because new political parties were coming and active support of young voters was required. And that is why from 21 to 18 years जो उनका changes आया वो इसकी वजह से आया. Third and the most important part, decentralization of democracy. Now what is decentralization? When there are two or more levels of government, that is called as decentralization. Total bouncers और कुछ नहीं समझा. Two or more levels मतलब क्या? Decentralization in simple words, there is union government which is working at country level, there is state government which is working at state level, and there is local government which is working at local level. Just for example, when we talk about union government, it is at India level. We see state government at Maharashtra level and local government that is at Mumbai level. So we see there is decentralization of democracy, and this is center to the democratic process. This will control the misuse of power, and that is why this creates an opportunity for political participation of the common people. इसके लिए लोग वोट करना ज़्यादा prefer करेंगे. The next question comes is, how should democratic decentralization take place? There were different provisions which are made, and according to that, the Indian Constitution, directive principles of state policies are made. Now, what is directive principles of state policy? It means that ये policies है जो लोगों के लिए बनाया है government ने, and Constitution के through वो government देगा लोगों को. Local self-government बनाया है, that is working at both level, that is rural area and urban area. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रूरल एरिया में देखे तो इट इज ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, एंड अर्बन एरिया में देखे तो म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. अकॉर्डिंग टू द 73rd and 74th Amendment Act, there is a constitutional status to local self-governing bodies which is given, and this increased their power. Fourth and the most important part in democracy is Right to Information Act. Now, बहुत साल पहले, that is in 2005, we could clearly see there were certain leaders जिन्होंने बोला कि यार गवर्नमेंट क्या कर रहा है हमें तो पता ही नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए. And that is why, to have the information that what government is doing, the citizens and the government should interact together. They should interact together, and that is why essential for a democracy यही था. That is why हम लोगों को right to information चाहिए. चाहिए मतलब चाहिए. So that is why it was very clear that there will be increased communication between the citizen and the government, and that will build the trust amongst the people and the government. That is why it is necessary to create opportunities for the citizen to participate and interact with the government. To participate and interact. Again, to participate and interact. These are two important words, but there are other two important words which are going to come with respect to fill in the blanks. That is, the government has given the citizens right to information act, but दो चीज मैंने बोला, दो words important है. कौन से? Transparency, accountability. Transparency, accountability. Transparency and accountability सबसे ज्यादा important है, and उसके basis पे these are the hallmarks of good governance. That is why this reduced the element of secrecy amongst the government. From the year 2000, the democratic reforms have come across, and there are various rights of citizens which are given. So, ऐसे कौन से rights है जो दिए गए हैं? जैसे for example, right to information, right to education, and right to food security. ये बेसिक राइट्स थे जो हर एक गवर्नमेंट ने हर एक सिटीजन को दिया है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीजन को दिया है. सो इसके बेसिस पे टेक्स्ट बुक में एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया है विच कैन कम फॉर योर एग्जाम, बट अभी तक बोर्ड में कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया. दैट इज राइट बेस्ड अप्रोच. नाउ राइट बेस्ड अप्रोच आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज गिवन फॉर मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंडिया. Citizens are the beneficiaries, and development was through the rights of citizens. There are various questions which are important, dear students. Just the essence of democracy. This question was asked twice in board exam. So what is the essence of democracy? Yes, clear hai. That is, we can clearly see that is the policy of reservation hai, decentralization of power hai, universal adult franchise hai कि judicial decision है. Obviously, it is decentralization of power. And two important answers आ सकते हैं, right to information and right based approach.
Also, the effects of reducing the voting age from 21 to 18 years is an important answer. The next part that we are going to learn is social justice and equality. In this, we are going to learn about the policy of reservation of seats, the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act, provision for minorities and laws relating to women and their representation. So एक एक part detail में पढ़ते हैं क्या होता है ये. Let us start with the first part, objective of the constitution. Now objective क्या था? That is to establish social justice and equality. सोसाइटी में हर जगह पे सबको इक्वालिटी होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, सोसाइटी फेयर होना चाहिए. एंड दैट इज वाई बहुत सारे ऐसे गाइडलाइंस मतलब रूल्स बनाए थे फॉर द सेम, जो मेंशन किए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर हाउ टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस. सबसे पहले रिमूव ऑल द सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस. जैसे कोई भी ऐसा सोशल इनइक्वालिटी का काम हो रहा है, कहीं पे कोई ऊंच नीच दिखाई जा रही है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए. सेकेंड, इंसिस्ट ऑन डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स. डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट. हर एक इंडिविजुअल का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है एंड हर एक को रिस्पेक्ट करना जरूरी है. दिस इंक्लूड्स एंडिंग द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. जैसे पहले के टाइम पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, लाइक ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रस. ये 4 अलग अलग कास्ट होते थे, तो उसमें इनइक्वालिटी था, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कि भाई तुम कहाँ बॉर्न हुए उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड रेस एंड प्रॉपर्टी के हिसाब से, रेस मतलब स्किन कलर एंड प्रॉपर्टी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एंड गिव एवरीबडी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, के हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर डेवलपमेंट मिलना चाहिए. नेक्स्ट, हु विल एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. ऑल लेवल्स मतलब क्या कि भाई हर एक लेवल पे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सबको ये एक्सेप्ट करना है ऑब्वियसली. Government should accept this obviously, and efforts should be made by the government कि government efforts डालेगा तो better रहेगा. How to make democracy inclusive? Inclusive मतलब क्या? Bring and accommodate every individual, every sections of the society together. हर एक सोसाइटी एक साथ मिलके काम करेगा एंड रिड्यूस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट. सोशल कॉन्फ्लिक्ट मतलब सोसाइटी के बीच में जो झगड़ा हो रहा है वो खत्म होना चाहिए. द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली फर्स्ट है टेक्स्ट बुक का, दैट इज पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ सीट्स और पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जब भी हम देखते हैं, इट इज डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, अदर बैकवर्ड क्लास है, जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया है गवर्नमेंट ने. एंड इसके बेसिस पे द एजुकेशन और द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉयमेंट के थ्रू दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंस दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड के बाद हर एक स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है. दैट इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर एडमिशन इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. बट तुम्हारे फेवरेट कॉलेज में तुम जा सकते हो, फेवरेट कॉलेज में जा सकते हो, तो कुछ कॉलेज ऐसे कोटा सिस्टम रखता है. कोटा सिस्टम मतलब क्या कि कुछ एजुकेशनल सिस्टम रिजर्व सीट्स रखता है, जिसको हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे तो मीठीबाई में जाएंगे तो गुजराती कोटा है, सेंट जेवियर्स कॉलेज में क्रिश्चियन कोटा, अंजुमन इस्लाम कॉलेज में जाएंगे तो मुस्लिम कोटा है, खालसा कॉलेज में जाएंगे तो सिख कोटा है. ऐसे कोटा सिस्टम होता है. वैसे ही हर एक कॉलेज में, not only according to the religion, but हर एक कॉलेज में there are certain seats reserved, and वो seats जो रिजर्व किया हुआ रहता है वो रहता है for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंपॉर्टेंस दिया गया है. ये किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया. एंड इसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाता है. तो बहुत बार ऐसा हुआ था कि एजुकेशन तो हो गया, बाद में बोलते सर हमें जॉब ही नहीं मिलता. तो जॉब नहीं मिलता तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब्स भी देंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देंगे. एंड दैट बिकेम रिजर्वेशन फॉर दीज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. The second important part that we are going to learn is scheduled caste and scheduled tribes prevention of atrocity. Atrocity मतलब क्या? Wrong doing. उनके साथ जो गलत चीजें हुआ था, जैसे पहले के टाइम पे ऐसा होता था
ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस, ये 4 कास्ट थे. तो शूद्रस एंड उनके नीचे जो आते थे अति शूद्रस वर कंसिडर्ड टू बी अनटचेबल्स. बट लेटर ऑन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने क्या बोला था कि इंपॉर्टेंस देना चाहिए इन ऑल डिफरेंट फील्ड्स. तो जो रॉन्ग डूइंग्स हो रहा है, एट्रोसिटीज हो रहा है, गलत चीजें हो रही है उनके अगेंस्ट, वो बंद होनी चाहिए. एंड दैट इज वाई ये एक्ट बनाया था टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी and prevent any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribes. That is why we can clearly see that any act of atrocity again क्या होता है, cruelty against them is liable for punishment. Prevent any injustice against the people belonging to scheduled caste and scheduled tribes. नहीं होना चाहिए ये injustice. Third and the most important part, provision for minorities. Minorities, according to constitution, there are so many different religions which are included in minorities. जैसे बेस्ट एग्जांपल दूं तो पारसीज आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटी. तो सर माइनॉरिटी होते कौन है? दे आर द पीपल हु आर लेस इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री, जिनको बोलते हैं माइनॉरिटी. अभी रिलीजन के हिसाब से भी माइनॉरिटी हो सकता है, लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी माइनॉरिटी में आ सकते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोग जिनका पॉपुलेशन कम है उनको भी माइनॉरिटी में इंक्लूड किया जा सकता है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी. प्रोविजन मतलब फैसिलिटी फॉर माइनॉरिटी एंड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. This is because Constitution prohibits मतलब restricts the discrimination किसके बेसिस पे? कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, रेस, जेंडर. रीजन मतलब प्लेस ऑफ बर्थ. तो ये 6 कैटेगरीज में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये. Along with that, जो राइट्स है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एक्सेट्रा. The fourth and the most important point, the laws relating to women and provisions for their representation. Now, problems of women, policies were made for empowering of women. जैसे हमने 9th में पता है 6th चैप्टर पढ़ा था, empowerment of women and other weaker sections. तो आधे से ज्यादा पार्ट तो ये वही चैप्टर का है. जैसे नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कमिटीज बनाए हैं विच इज मेड फॉर द पॉलिसीज फॉर women. एंड उनका मेन टास्क है दैट इज टू रिमूव इलिटरेसी मतलब क्या? हु इज अ लिटरेट पर्सन? जिसको कोई एक लैंग्वेज पढ़ना या लिखना आता हो उसको बोलते हैं लिटरेट पर्सन. तो इलिटरेसी जो हो रहा था वो हटाना था. एंड यहां पे हम बात कर रहे हैं विमेन का. जैसे इसके लिए गवर्नमेंट ने कितने सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, कितने स्लोगन्स दिए थे, जैसे मुलगी शिकली प्रगति झाली. राइट. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अपॉर्चुनिटीज देना चालू किया, अवेलेबल करना चालू किया फॉर देयर डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ women. So for this certain rights have been given to women in India, जैसे equal share in property of father as well as husband. Dowry Prohibition Act. Dowry मतलब क्या? दहेज. So इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी ऑफ फादर के प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलेगा, हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी शेयर मिलेगा. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. डाउरी मतलब क्या? दहेज प्रोहिबिट नहीं होना चाहिए, दहेज प्रथा. अलॉन्ग विद दैट एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट. जो भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है बहुत सारी जगह पे ऐसे न्यूज में आजकल देखने मिलता है एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए. बट देयर शुड बी एन एक्ट एंड देयर इज एन एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ने हमें दिया है, दैट इज एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट. एंड डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट जिसको हम लोग घरेलू हिंसा बोलते हैं. सो डोमेस्टिक वायलेंस शुड बी प्रोहिबिटेड एंड दिस शुड नॉट बी डन. This is an important act for democracy and to protect the dignity, मतलब self-respect for women, and respect for women is given at all levels. That is why we see that we need to reject the male domination system or the society and the authoritarianism that is related to male. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. आज अगर देखें तो व्हाट इज फेमिनिज्म? हम लोग बोलते हैं गिविंग इंपॉर्टेंस टू वुमेन. अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव वो गलत है. दैट इज देयर शुड बी एन इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स. दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू आवर सोसाइटी एज वेल.
Next, so what are the efforts taken for women in politics in India? So women had inadequate representation in politics and efforts were taken according to the 73rd and 74th Amendment Act. तो women को क्या importance दिया? 33% of seats, ध्यान से सुनना, important fill in the blanks. 33% of seats are reserved for women इन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज. अभी बेटा लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज मतलब अभी जस्ट हमने स्टार्टिंग में देखा था यही चैप्टर के कि लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज मतलब क्या, जो अर्बन एरिया में होता है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज मतलब म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. रूरल एरिया में देखे तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. सो महाराष्ट्र एंड सेवरल अदर स्टेट सेड के यार 33% दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम वो फॉलो नहीं करेंगे. अरे तो क्या करेंगे? तो 50% करेंगे. क्या बात है. मतलब महाराष्ट्र, हम अपना महाराष्ट्र एंड सेवरल अदर स्टेट्स मतलब 7 या 8 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हम लोग 33% नहीं बट 50% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर विमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट, कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस एट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल तो ऑलरेडी था. So there were various, these are chart of representation of women in Lok Sabha. If you can see कि लोक सभा में कितना परसेंट women थे. लास्टली देखे तो फर्स्ट सबसे पहले देखे 51-52 में, 1951-52 में 4.5% of women were there in Lok Sabha and recently 2014 जब तक ये टेक्स्ट बुक बना था तभी तक देखे तो 12.15. So that is a really nice graph and it is a great upward trend जिसमें हम लोग चेंजेस देख सकते हैं. नंबर ऑफ women in MPs मिनिमम जो देखे एज MPs in India और लोक सभा that is in 1977 that was 19 women थे, 3.51% and highest is in 2014. There are certain important questions we can see like provisions regarding minorities, policy of reservation of seats and what is meant by establishment of social justice. These are certain important questions. Next is role of judiciary. Now जब भी role of judiciary का बात कर रहे हैं, what is role of judiciary? Judiciary मतलब क्या? The one who protects the law. मतलब कौन? Court. So the basic framework of the constitution वो बनाया था and एक significant judicial decision के basis पे ये follow किया जाएगा. So let us start with the first part, learning about judiciary. Now judiciary का मतलब क्या हुआ? It strengthens the democracy. मतलब the one who protects the law. It helps to establish social justice and equality. And how does this judiciary interpret, matlab explain the provisions of the constitution? So that is done through provisions of the constitution, while objectives of the constitutions are made and intentions of the constitution makers. कि उनका main intention क्या था, उनका purpose क्या था, objective क्या था. So सबसे पहले basic framework of the constitution बनाया गया था. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो देखे, इट इज डायनामिक मतलब क्या? चेंजिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. बैकवर्ड लुकिंग है क्या? पास्ट देख के हम लोग और पीछे ट्रेंड में जाते हैं क्या? नहीं रे, रोज नया रील आता है, रोज नया ट्रेंड आता है, हम उसके हिसाब से अपना नया ट्रेंड चेंज सेट कर लेते हैं, चेंज करते हैं, अपना ट्रेडिशन चेंज होते रहता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक. वैसे ही जैसे हम चेंज करते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी अपडेट होते रहता है. इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट टुडे एंड द चेंजेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस. जो इंडिया में है उसके बेसिस पे बनाया जाता है. Parliament can make those changes but there are certain limitations on the powers of the parliament as well. The parliament cannot amend the basic structure of the constitution. जैसे basic structure बोले तो liberty, equality, fraternity, these are the basic structures, right? But कोई भी ऐसा नहीं बन सकता ना कि भाई basic structure में से ही change कर ले कि भाई हम लोग liberty नहीं देंगे, freedom नहीं देंगे. चलेगा क्या? नहीं. एवरीबडी शुड गेट फ्रीडम. एवरीबडी, जैसे एक पर्सन बॉर्न हुआ है, एक बच्चा बॉर्न हुआ है, तभी से उनको राइट टू लिव दिया है, राइट टू लाइफ दिया है. यस, किसी को हम लोग बोल सकते क्या ये नहीं, राइट टू लाइफ नहीं दिया, सॉरी, ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कल उठ के कोई बोलेगा क्या कि नहीं आज के बाद मैं डिक्टेटर हूं अपने कंट्री का, ऐसा बोल सकता है क्या? नहीं. Republican form, it is people's government, democratic government. The federal structure of the constitution is made. What is federal structure? अभी हमने पढ़ा. When there are 2 or more levels of government, that is called as federal structure. जैसे union government, state government and local government.
The promotion of unity and integrity of the nation. What is unity and integrity? Integrity मतलब again unity ही होता है, तो उसको प्रमोट करना है, कोई भी झगड़ा नहीं होना चाहिए. There should be sovereignty. Sovereignty मतलब supreme rule of the nation, and secularism and supremacy of the constitution is the most important part. What is secularism? Secularism मतलब every religion is equal, and supremacy of the constitution is required. Second and the most important part is significant judicial decision. Now, but protection of fundamental right is very important. What is fundamental right? That is basic rights. Basic rights should be given to everybody. Yes. Like for example, right to live, right to form association, freedom of speech and expression, etc. It is more meaningful and judiciary decisions are taken according to that. Now the decisions on important subjects are also given, जैसे for example rights of children. Children को भी rights दिया है बेटा. Rights of children are given. Right to education. पढ़ो, पढ़ाई करो. Second, protection of human rights. Human rights are very important. जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जस्ट अभी बोला, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेट्रा. प्रोटेक्शन ऑफ एंड ऑनर ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन शुड बी ऑनर्ड. इंडिविजुअल फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड along with that tribal empowerment. This is important to understand that democracy requires good governance or best governing practices. Following are features of good governance. जैसे government is accountable, government is responsible, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का. अगर वो नहीं रहेगा तो वो चलेगा क्या गवर्नमेंट? नहीं. एफिशिएंट मतलब परफेक्टली काम करना चाहिए. रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होना चाहिए, मतलब कुछ गवर्नमेंट ऐसा एक पार्ट होता है रिस्पॉन्सिव नहीं रहेगा. मैं जाके पार्टिसिपेट करूंगा बट रिस्पॉन्स नहीं है तो चलेगा क्या? नहीं. अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो मुझे पता होना चाहिए. राइट टू इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? सो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, 2 पॉइंट्स याद आया? सो ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग थ्रू गवर्नमेंट policies are very much important. Last but not the least, just and all inclusive development is required. So this is the way how governance should be done. Concluding this chapter, in this chapter we took a review of the constitution and working of the government based on constitution in the context of Indian democracy. हमने देखा कि बहुत सारे challenges है इंडिया के डेमोक्रेसी के लिए, and government's acts and policy have put an end to all the problems. There are several new problems also जो आ रहे हैं हमारे पास. However, what is more important is that the people in India have developed a democratic mindset. And इसके basis पे democracy का मतलब क्या हुआ? Democracy is government of the people, for the people, by the people. People कैसे participate करते हैं? Through voting. So, voting मतलब in elections. And elections का voting कैसा होता है? That we are going to learn in the next chapter, that is process of election. So there are certain important questions which are important, जैसे in Maharashtra -% seats are reserved. तो कितना परसेंट? 33? नहीं, 50%. महाराष्ट्र में 50%, इंडिया में 33% seats are reserved for women in local self-governing bodies. Give reason में the nature of the constitution is seen as a living document is an important answer. Which decisions of the court are has resulted in protecting the honor and dignity of women? These are important questions जो एग्जाम में आ सकता है. Alright? So that's it from my side, dear students. Thank you so much. अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड पॉलिटिकल साइंस को प्लीज 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 ऑप्शन में मत रखना, बिकॉज 40 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से 28 मार्क्स हिस्ट्री रहेगा, 12 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस रहेगा, 28 में से 28 आ जाएगा, 12 में से अगर 5 आएगा तो 28 + 5 आएगा, 32 आउट ऑफ 40 अच्छा नहीं लगता है. बट पॉलिटिकल साइंस में फुल 12 आ गया, हिस्ट्री में 28 में से 27 आया तो 39 आउट ऑफ 40 सुनने में भी अच्छा लगता है. पॉलिटिकल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज 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 सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट.